हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज शुरू करने वाले हैं हम स्टोक्स लॉ। तो आइए पहले जान लेते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। ऐसा कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कोई लिक्विड है जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, अगर वो ईटा है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले लिक्विड में अगर आर रेडियस की कोई बॉल है जिसका रेडियस आर है, अगर उसे v वेलोसिटी से फेंका जाता है, किसमें फेंका जाता है, एक ऐसे लिक्विड में फेंका जाता है जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है, तब इस बॉल पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है उसका वैल्यू F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी होता है। दिस लॉ इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ऐसा लॉ है जो स्टोक्स साहब ने दिया था। चलिए इसके प्रूफ के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो ईटा की पावर a, रेडियस की पावर b और वेलोसिटी की पावर c पर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम होता है k, ईटा का पावर a, r का पावर b और v का पावर c। इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्टोक्स लॉ को बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन प्रूफ करने वाले हैं। आपको पता होगा कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑलवेज डायमेंशनलेस, और जो ईटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन ml-1 t-1 है। पावर a, r है जो रेडियस का डायमेंशन आपका l होता है, पावर b, और वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 का पावर c होता है। आप क्या करते हैं, इक्वेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। mlt-2 यहाँ से m का पावर हो जाएगा a, l का पावर -a, t का पावर -a। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, l का पावर कितना है हमारे पास में b, l का पावर यहाँ से c और t का पावर -c। थोड़ा सा और इक्वेशन को मर्ज कर लेते हैं। mlt-2 इज इक्वल टू m पावर यहाँ देखिए आप a है, l पावर देखिए यहाँ से -a प्लस b और प्लस c। आपने मर्ज कर लिया है, बेस सेम है सबके, पावर ऐड हो जाएगी, और t पावर है -a और -c। इसका पावर 1, इसका पावर 1, और कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन को। जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट a का वैल्यू आपके पास में आ जाता है 1, जब हम m को कंपेयर करते हैं। जब l को कंपेयर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c। यहाँ से a का वैल्यू -1 रिप्लेस कर देते हैं तो -1 प्लस b प्लस c, तो b प्लस c का वैल्यू आपके पास में यहाँ पर 2 आ जाता है, कोई वैल्यू नहीं निकलता। इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ से कंपेयर कर ले रहे हैं इस इक्वेशन को, -a -c इज इक्वल टू -2 माइनस कॉमन लेकर आप कैंसिल कर दिए तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2। a का ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस कर दीजिए, तो a का वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 1। ये c का वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दीजिए, b प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू आपके पास में 1 आ जाएगा। a b c क्योंकि तीनों के ही वैल्यू 1 आ चुके हैं, ये उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास में आ जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 1 f इज इक्वल टू के ईटा का पावर a, r का पावर b, b का पावर c। क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो f इज इक्वल टू आपके पास में आएगा k ईटा का पावर a, r का पावर b और v का पावर c, सभी का वैल्यू 1 था। बाय ऑब्जर्वेशन ऐसा माना गया है, ऑब्जर्वेशन से ऐसा माना गया है कि k का वैल्यू 6 पाई होता है, तो इस लिहाज से आपके पास में विस्कस फोर्स का वैल्यू बाय स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक का खेल पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब टॉपिक टू टॉपिक वैरी करते हुए चलते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल फ्लूइड। तो देखते हैं आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है। कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसके पास 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कि ये स्टडी फ्लो होता है। स्टडी फ्लो होता है। स्टडी का मतलब होता है कि कांस्टेंट फ्लो हो, उस फ्लो के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। दूसरा, ये इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो आपने पाइप इस्तेमाल किया है वो पाइप कोई भी हॉरिजॉन्टल पाइप ही होना चाहिए, आपका एक ही लेवल पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाइप आपका ऐसा कुछ इस टाइप से बैंड हो, एल्बोज में लगी हो और पाइप आपका किसी एंगल पर बैंड हो। आपका पाइप ऐसा नहीं होना चाहिए। इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। रोटेशनल फ्लोज में नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो आपका होना चाहिए। तीसरा है लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए नेचर में। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए नेचर में। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि लिक्विड आपका दबना नहीं चाहिए। ये मतलब नहीं है लिक्विड को तो हम दबा ही नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि उसका डेंसिटी हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास में नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है लिक्विड का जो फ्लो होना चाहिए उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होती है उसके बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए, उसे हम नॉन विस्कस फ्लो कहते हैं। तो आइडियल फ्लूइड कोई भी ऐसा फ्लूइड होता है जिसके पास ये फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टी होती है: स्टेडी फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। स्टेडी जो कंटिन्यूस फ्लो होता है, बीच में ब्रेक नहीं करता। इरोटेशनल जो कभी भी बैंड नहीं होता किसी एंगल पर, भी सीधा एक हॉरिजॉन्टल पाइप में या वर्टिकल पाइप में मोशन करता है। इनकम्प्रेसिबल जिसके हर पॉइंट पर डेंसिटी कैसी रहती है, सेम रहती है। और नॉन विस्कस यानी लिक्विड की डिफरेंट लेयर के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। चलिए अब आइडियल फ्लूइड को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है या आप ट्यूब कह सकते हैं और उसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है इस ट्यूब का, ये एक ही हॉरिजॉन्टल पर ऐसे पड़ी हुई है, यानी अभी पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। इस साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान ले रहे हैं A1 है और इस साइड का क्रॉस सेक्शन मान ले रहे हैं A2 है। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इस साइड से जो लिक्विड आपका एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी आपका V1 है और जो लिक्विड इधर से बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी आपका V2 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जितना लिक्विड इधर से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड इधर से बाहर भी निकलेगा। तो लिक्विड जो एंटर करा है उसका मास कितना है, m1 इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T ρ1। इतना मास लिक्विड का यहाँ से एंटर करा है। आपको समझाने के लिए कि ये m1 इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T ρ1 कहाँ से आया, आपको बता दे बच्चे कि मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी है आपका रो। तो एरिया को तो आपने A1 कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को लिख लिया आपने वेलोसिटी इनटू टाइम और साथ में आपका डेंसिटी है रो। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो लिक्विड इतना एंटर कर रहा है और लिक्विड बाहर कितना निकलेगा, m2 इज इक्वल टू सिमिलरली A2 V2, टाइम तो सेम लगेगा आपको, डेल्टा T ρ2, ठीक है। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना लिक्विड अंदर इधर एंटर करेगा उतना ही लिक्विड इधर बाहर भी निकलेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से m1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास में m2 है, तो उस लिहाज से A1 V1 डेल्टा T ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T ρ2। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हुआ है, तो आपके पास बचा है A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू
A2V2 रो टू। और जैसा कि आप जानते हैं एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपकी आइडियल फ्लूइड के लिए है, तो एज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, लिक्विड नेचर में कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, उसका डेंसिटी हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। तो इस हिसाब से आपका A1V1 रो वन इज इक्वल टू A2V2 रो वन, तो रो वन से आपका रो टू कट जाएगा, रो वन कट जाएगा, तो A1V1 इज इक्वल टू आपके पास में A2V2 आ जाएगा। या आप कह सकते हैं कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू V2 बाय V1, मीन्स दैट इम्प्लाइज दैट आप ऐसा कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कह सकते हैं कि A इनवर्सली टू द वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा ना वहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी कैसा होगा, कम होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि यहाँ पर एरिया कैसा है कंपैरिजन टू दिस एरिया, ज़्यादा है तो यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी कैसा होगा, कम होगा, और कंपैरिजन टू दिस एरिया यहाँ पर एरिया कैसा है, छोटा है, तो यहाँ पर लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इधर से एंटर करा है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड को इधर से सेम टाइम में बाहर निकलना है। अगर ये एरिया बड़ा था तो सेम कुछ टाइम में यहाँ से तो लिक्विड एंटर कर जाएगा, बट उसी टाइम में अगर लिक्विड को यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे अपना जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस्तेमाल करा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ आइडियल फ्लूइड। चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं जिसका नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है, और बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि फॉर ए आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है बर्नौली प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए जो सम होता है प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज कि अपने पास में जो प्रेशर एनर्जी है वो P है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो वी स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी रो GH है। इसका सम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा बर्नौली का प्रिंसिपल है। आइए चलिए स्टूडेंट बर्नौली प्रिंसिपल को डराइव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ट्यूब ली है, ट्यूब का साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपने A1 कंसिडर कर लिया है। यहाँ से आपने ट्यूब का एरिया थोड़ा सा बदला है, और ये ट्यूब का एरिया इस साइड से आपका A2 है। इधर से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसका जो आपका वेलोसिटी है वो V1 है, जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी आपका V2 है। और हमने एक रेफरेंस लाइन इस लिक्विड के लिए ले ली है, जहाँ से इसका जो हाइट है ये H1 है, और ये जो हाइट है इस एरिया तक का ये हाइट आपका H2 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले काम करने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जरा एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि लिक्विड कितना यहाँ पर एंटर करा है, M1 इज इक्वल टू वो एंटर करा है आपका A1V1 डेल्टा T रो 1। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हुआ। लिक्विड बाहर कितना निकला है, लिक्विड निकला है बाहर A2V2 डेल्टा T रो 2। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास से जितना लिक्विड एंटर करा है उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा। तो उसके हिसाब से आपका A1V1 डेल्टा T रो 1 इज इक्वल टू A2V2 डेल्टा T रो 2। क्योंकि यहाँ पर एरिया अलग है, यहाँ पर एरिया कैसा है, अलग है। अगर बड़े एरिया में को लिक्विड को एंटर करना है
और सेम उसी लिक्विड को छोटे एरिया में से बाहर निकलना है तो छोटे एरिया के पास उसी लिक्विड को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डेल्टा टी से क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A1V1 ρ1 इज इक्वल टू A2V2 ρ2। तो एज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, एज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, लिक्विड नेचर में इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी हर पॉइंट पर कैसा होगा, सेम होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या कर ले रहे हैं अब आगे, A1V1 ρ1 इज इक्वल टू A2V2 ρ1, ρ1 से ρ1 कटा है तो A1V1 इज इक्वल टू आपके पास में A2V2 आया है। तो पहली तो बर्नौली प्रिंसिपल में आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाकर दिखाना होगा जो कि हम ऑलरेडी डराइव कर चुके थे। अब इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस हो गए, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादा वाली एनर्जी में से कम वाली एनर्जी तो आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, पॉइंट को नाम दिया है आपने, इस पॉइंट को नाम दिया है आपने बी पॉइंट पर देखिए यहाँ पर एरिया कम है इस ट्यूब का, तो वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा। वेलोसिटी अगर ज़्यादा है वही फिगर आपको डिफाइन कराती है काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इस पॉइंट पर बी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू द ए, तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी में से आप इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक 1/2, मास तो m ही रहेगा, वेलोसिटी होगी आपकी v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल में आपकी 1/2 m v1 स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या करते हो 1/2 m कॉमन कर लेते हैं और अंदर बचता है आपके पास में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसके बाद आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मास बराबर क्या था हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। उसके हिसाब से आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है 1/2 a1 v1 डेल्टा टी, और डेंसिटी को आपने रो कहा है क्योंकि लिक्विड नेचर में इनकम्प्रेसिबल है, हर जगह डेंसिटी सेम रहेगा। तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात कर ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोजीशन में चेंज आने के दौरान बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता था वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। तो अब डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट है क्योंकि इसकी पोजीशन में हॉरिजॉन्टल से कोई ज़्यादा बड़ा अंतर हमने नहीं लिया है। बट वहीं पर अगर हम बी पॉइंट को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल से काफ़ी बड़ा एंगल किसी इंक्लाइनेशन पर ले लिया है हॉरिजॉन्टल से, यानी इसका मैक्सिमम पोजीशन आपने चेंज कर दिया है। तो बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, ज़्यादा है। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने के लिए हमेशा हम फाइनल पोटेंशियल में से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में बचेगा mg, हाइट कितना लिया है आपने h2 माइनस इनिशियल हाइट आपने लिया है mg h1। यहाँ से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg h2 माइनस h1 आ जाएगा। और वापस से आप मास को क्या लिखने वाले हैं a1 v1 डेल्टा टी रो, और ये आपके पास बचने वाला है h2 माइनस h1। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो दो प्रकार का एनर्जी चेंज अब तक आपने बर्नौली प्रिंसिपल में पढ़ लिया है, एक काइनेटिक वाला और एक पोटेंशियल वाला। अब बात कर ले रहे हैं कि ये काइनेटिक और पोटेंशियल यहाँ पर आएगा कैसे डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में ये यहाँ से यहाँ तक आया कैसे। तो अगर आपको काइनेटिक देना था और पोटेंशियल, देखिए जब काइनेटिक आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल तो बॉडी के अंदर स्टोर हो ही जाएगा। बट यहाँ तक काइनेटिक और पोटेंशियल बॉडी को प्रोवाइड कराने के लिए आपको पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा। अब वर्कडन क्या होता है आपका, वर्कडन आपके पास में होता है P1 A1 V1 डेल्टा टी। ये आपका इनिशियल वर्कडन है क्योंकि यहाँ पर आपको वर्कडन ज़्यादा करना पड़ेगा ए पॉइंट पर और बी पर कम करना पड़ेगा। तो P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये वर्कडन कैसे आया है, चलिए आपको समझा देते हैं।
तो वर्क इज इक्वल टू आपके पास में होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर इज इक्वल टू आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह तो आप रिप्लेस कर दोगे प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास में वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये रिप्लेस कर दोगे आप वेलोसिटी इंटू टाइम। तो PAVT ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बैक टू द पॉइंट, W इज इक्वल टू, आप जानते हैं आपने प्रूफ करा था A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब इसका रोल प्ले होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो P1 A1V1 डेल्टा T माइनस P2 सेम रखेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में A1V1 डेल्टा T। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपके पास में क्या क्या कॉमन आ रहा है, A1V1 डेल्टा T और ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस P2 आपका कॉमन आ जा रहा है। दैट इज इक्वेशन नंबर योर थर्ड। तो आपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लिया है, आपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लिया है, वर्क डन आपने निकाल लिया है। अब आप इस्तेमाल करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपका नेट वर्क डन है ना W, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बिल्कुल इक्वल होगा। वर्क डन आपका कहाँ गया है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में चला गया है बॉडी के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लिया आपने। तो आपका वर्क डन कितना है आपके पास में जो आपने निकाला है, A1V1 डेल्टा T रो P1 माइनस P2, ये तो आपका वर्क डन हुआ। काइनेटिक एनर्जी कितना है आपके पास में, 1/2 A1V1 डेल्टा T रो, और आपके पास में बचा है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये का V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सिमिलरली प्लस करके पोटेंशियल एनर्जी वो है आपका A1V1 डेल्टा T रो H2 माइनस H1 और मल्टीप्लाई बाय आपका है G। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर पूरी क्वेश्चन से ही A1V1 डेल्टा T, देखिए प्रेशर वाली टर्म जब जहां तक आपने निकाल ली है, वर्क डन वाली टर्म में, इसमें तो आपका डेंसिटी नहीं था, ये डेंसिटी एक्स्ट्रा आ गया है। A1V1 डेल्टा T, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पूरी क्वेश्चन में A1V1 डेल्टा T यहाँ पर है, A1V1 डेल्टा T यहाँ पर है, और A1V1 डेल्टा T यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। अब क्या करते हैं आप, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिंपली। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। अब 1 वाले एक तरफ लेंगे और 2 वाले एक तरफ। तो रो G H1 इधर है, तो ये आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो G H1। ये निगेटिव वैल्यू है इधर, ये आ जाएगी माइनस प्लस के 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू निगेटिव P2 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव P2 प्लस ये वैल्यू आपकी सेम रखी थी यहाँ पर 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस ये आपका बनेगा रो G H2। तो देखिए जितना इनिशियल आपका सम था प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो फाइनल सम के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम, तीनों ही कैसी टर्म होती है आपकी, कांस्टेंट टर्म होती है। ये आपका बर्नौली प्रिंसिपल का प्रूफ हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।